अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम रात के औकात में कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि गर्मियां अब आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गई हैं। हवस बिल्कुल कम हो गई है और लेकिन सूरज जो है वो अभी भी शहर फैसलाबाद को आंखें दिखाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त के अंदर दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफी हद तक तब्दील हो जाएगा। मौसम के साथ साथ अगर फनकारों की बात की जाए तो फैसलाबाद के फनकार जो हैं वो किसी से कम नहीं, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हों, सिंगर हों या फिर इसके साथ साथ एक्टर्स हों, तमाम के तमाम एक से एक भड़के हैं और अपने हुनर की बुनियाद पे दुनिया भर के अंदर अपना नाम बनाते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे फनकार हैं जो कि हमारे शहर से निकल के उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया के अंदर नाम बनाया। उनके अंदर सरे फरिश्त उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और इसके साथ साथ शायर और अदीब और राइटर बहुत बहुत जबरदस्त अबीर अबू जरी की यहां पे मैं बात करता चलूं तो बरी नज़ामी की अगर मैं बात करता चलूं तो ये वो शायर थे जिन्होंने बहुत सारी शायरी लिखी और बहुत सारे लोगों ने इनकी शायरी को पढ़ के शोहरत दवाम हासिल की। बरी नज़ामी की बहुत सारी लिखी गई कवालियों को पढ़ने के बाद ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं उनको एक ऐसी पहचान मिली, ऐसी उनकी जो हैं कवालियाँ उसको पसंद किया गया उनको कि दुनिया भर के अंदर उनको मकबूलियत हासिल हुई उसी से लेके। लेकिन अगर थिएटर आर्टिस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि फैसलाबाद से निकलने के बाद दुनिया भर के अंदर अब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ अच्छा नाम जो है अपना, अपने शहर का, अपने मुल्क का बना रहे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि फनकार हैं और इसके साथ साथ कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। बहुत सारा टैलेंट जो है हमारे शहर के अंदर पाया जाता है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत सारा टैलेंट जो है हमारे शहर के अंदर पाया जाता है। आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद होंगे जिनका आपको तारफ करवाता चलूँ। हमारे साथ खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग मौजूद हैं और इनके वालिद हैं खलीफा मोहम्मद इरशाद बेग, जो कि 40 साल से ये कैलीग्राफी कर रहे हैं और लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी जो है वो करते हैं और इनके वालिद मोहतरम भी यही काम करते थे। यहाँ तक कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इनकी जानब से जो आर्ट इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी के ऊपर जो फनकारी की जाती है, उसके साथ आप किसी भी शक्ल के हैं उसकी पेंटिंग जो है वो लकड़ी के ऊपर काम करके तैयार की जाती है। यही नहीं, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और आला शख्सियात को इनकी जानब से पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की तरफ से उनकी पेंटिंग लकड़ी के ऊपर बना के, पेंटिंग पेंट के साथ नहीं बल्कि लकड़ी के ऊपर नक्शनगारी करने के साथ ये तैयार करते हैं और तैयार करके उनको भेजी गई है, जिनके अंदर जॉर्ज बुश भी हैं और इसके साथ साथ दीगर मुल्कों के, सऊदीया के बहुत सारे जो हैं अरबी हैं जिनको इन्होंने कैलीग्राफी करके, इनको लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करके उनकी तस्वीर बना के उनको तोहफातन वहाँ पे पेश की। और बहुत सारी अखबारात में के अंदर इनकी जो आर्ट है उस हवाले से जिक्र अज़कार भी होते रहे, नुमाइशें भी लगाई गई, लोगों को बहुत पसंद किया। लेकिन अलमिया यहाँ पे ये है कि जितनी ज़्यादा आर्ट यहाँ पे मौजूद है, जितने ज़्यादा फनकार यहाँ पे मौजूद हैं, उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको इग्नोर किया जाता है। मैं खलीफा मोहम्मद इकबाल के हवाले से आपको बताता चलूं कि 40 साल इस शख्स को हो गए हैं इस आर्ट को लेके चलते हुए, पूरी जिंदगी इस आर्ट के नाम वक्फ कर दी इस शख्स ने। लेकिन अल्टीमेटली इस उम्र में जाके अब ना तो ये चलने लायक हैं ठीक तरीके से, क्योंकि इनकी टांगों के अंदर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ गई कि अब ये चल नहीं पा रहे। मेडिकल रिपोर्ट्स भी इनके पास मौजूद हैं, बीमार हैं हद से ज्यादा। लेकिन इनका यह कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना इनके घर के अंदर मुश्किल हो जाती है। 1 मरले का मकान है जिसके अंदर रह रहे हैं और उसका रेंट 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार इनकी तरफ से पे किया जाता है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वो रेंट देता हूं ताकि मैं एक छत के तले रह सकूं। और दूसरी बात, जो घर में खाने की है तो वो किस तरह से ये पूरा करते हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो वेलकम करते हैं आपको खलीफा मोहम्मद इकबाल शो के अंदर। बहुत जबरदस्त आर्ट है और मैंने जो आपके नमूने देखे आर्ट के और मैं तो दंग रह गया कि इस शख्स के हाथ में इतना बड़ा हुनर है और लेकिन उस हुनर को जाया किया जा रहा है। बीमारियां उसके आड़े आ गई हैं और बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है जो कि आपको इग्नोर कर रही है, आपके काम को उस तरह से सहरान नहीं रही।
अगर सिर्फ और सिर्फ नुमाइशें ही लगा दी जाएं आपके काम की, आर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन से नुमाइशें लगा दी जाएं, यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से नुमाइशें लगा दी जाएं, तो आपके फन पारे जो हैं वो लोगों के अंदर मकबूल होने के साथ साथ बिकना भी शुरू हो जाएंगे, कम से कम अपना सिस्टम तो चला सकेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बात ऐसी है, जो खिदमत हमने फ़न की है वालिद साहब के साथ मिलकर भी, और उनके फौत होने के बाद भी, वो काबिल तहसीन है। गैर मुल्की सदरों की हमने तस्वीरें बनाई, उनको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हमने तोहफ़ा भेजा। और गैर मुल्कों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब का नाम लें तो वो कहेंगे आई नो दिस पर्सन। लेकिन अब चूँकि जितनी लकड़ियों के रंग हमने इकट्ठे किए हैं, जितनी जद्दोजहद की इस काम को हमने मेंटेन करने के लिए, ईजाद करने के लिए, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। किसी गांव में अगर पता चला कि फलाने रंग की लकड़ी है तो वो रंग उसका बहुत शौक़ है और बड़ा दिलकश रंग है, तो हमने जितना भी खर्चा हुआ उस गांव में गए, वहाँ पर जो भी हुआ हमने वो पैसे भी दिए, जो खर्चे अखराजात किए, वहाँ पर रहना भी पड़ा हमें, लेकिन उस रंग की लकड़ी हम लाजमी लेके आए। अगर कहीं गैर मुल्क में हम होते, जितनी हमने हुकूमती सतह पर फ़न की खिदमत की है, तो वो हमें हर चीज़ मुहैया करती। यहाँ पर शरीफ साहब की तस्वीर बनाई, शहबाज शरीफ साहब आए फ्लाई एयर व्यू पर, जब वो आए इफ्तिताह करने, उन्होंने तस्वीर उठाई, उठा के गाड़ी में रखी, उन्होंने बोला जी इनका मसला हल करो अपने पीए से। तकरीबन साल भर मेरे वालिद साहब उनको दरखास्तें देते रहे। उनकी पीए साहब की कोशिश ये थी कि 50,000 या लाख रुपए मुझे लगाएं तो मैं इनकी कहीं मंजूरी करूं। यानी रिश्वत तलब की गई? रिश्वत तलब की गई। सर बात ऐसी है कि देखें, जितनी फ़न की हमने खिदमत की है ना, आप सदारती अवार्ड जितने गैर मुल्कियों के, वो आप उनकी फ़ोटोग्राफ लेना शुरू करें तो 300-400 से ज़्यादा हैं। इतने मुल्कों में आपने अपनी आर्ट के जरिए तस्वीरें बना के भेजी? बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया इस काम को? आप 40 साल से ये खिदमत कर रहे हैं, आपको कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल की किसी की कॉल नहीं आई? सर किसी की कॉल नहीं आई। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लेके नेट पर प्रोग्राम चलाने की अपनी कोशिश की है। तो नेट पर, फेसबुक पर कई लोगों ने मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर दी। तो मुझे नेट के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं, ऐसे जो इंग्लिश आर्टिस्ट होते हैं वो अब मतलब एक तस्वीर को लकड़ी के ऊपर बनाने के लिए काफी अरसा दरकार होता है, काफी टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वीडियो को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं कैमरा, और आर्ट के जरिए जो बनानी शुरू होती है लकड़ी, उसको शुरू कर देते हैं काम। अब वो उसे 4 घंटे लगे, 5 घंटे को तो नहीं वो दिखा सकता पूरा का पूरा, उसे फास्ट फॉरवर्ड करके तेजी के साथ दिखाता है कि किस तरह से उसने आर्ट तैयार की। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मुझे मालूम है जिनके मिलियंस में व्यूज हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। आपकी आर्ट को कभी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया? वहां पे कभी आपकी नुमाइश आर्ट की लगाई गई? सर मैं गया था वहां पर, नुसरत फतेह अली खान आर्ट काउंसिल, उन्होंने बोला सर यहाँ पर देख लें आप, तस्वीरें लगी हुई हैं सबकी, कोई नहीं पूछता इनको, आपने अगर तस्वीरें यहाँ पर ला के लगानी तो लगा दें। मैंने बोला जब उस पर डस्ट इतनी पड़ी जाएगी तो फिर वो मेरी चीज़ ख़राब होगी। तो कहता है आपको पेमेंट इसकी कोई नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप ला के लगा दें। तो यानी कोई सहारा नहीं दिया गया आपको, कोई आपके काम पे अप्रिशिएट नहीं किया गया, जस्ट यही कहा कि दीवार को सजाना है तो आपका काम है, सजा दें, लेकिन इसकी पेमेंट आपको कोई नहीं मिलेगी। सर ये लोग जो है आर्ट्स काउंसिल वाले जितने, ये लोग जो है ना डुगडुगी बजाते हैं और हम तमाशाई इकट्ठे करते हैं और हम तमाशा बनते हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हमने अपने आर्ट को अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके कहीं हम उसको लगा सकें। तो ये बाहर से जो अर्निंग आती है वो ये अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने सिर्फ 0-0 लगा के ये अपने खाते पूरे करते हैं। तो आर्टिस्ट बेचारा वो उसी तरह रुल रहा है फैसलाबाद में, और इस कदर ज्यादा आर्टिस्ट हैं कि उनको उस तरह से पजीराई उनके काम के मुताबिक नहीं मिल पा रही। सर जैसे आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी किस्म के पेंटिंग तैयार करनी हो,
कोई सीनरी तैयार करनी हो, किसी किस्म की किसी की शक्ल तैयार करनी हो, आपके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं। कोई मुश्किल लेकिन नहीं। अभी जो है वो जिन चीजों से ये जूझ रहे हैं, गुर्बत के साथ साथ बीमारियों से भी, टांगों की मर्ज में मुब्तला है और इसके साथ साथ इनकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है, जिस इन्फेक्शन की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। इनका कहना है कि इनको इस वक्त जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कि इनकी आर्ट को प्रमोट किया जाए ताकि एक हैंडसम अमाउंट अर्न करके अपना गुजर बसर कर सकें। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ खलीफा मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे आपका कहना है कि सदरों को उनकी पेंटिंग्स बना के लकड़ी के ऊपर मुसव्वरी करके आपने भेजी, उनकी तरफ से कभी कोई इनामात आपको नहीं दिए गए आपके काम के ऊपर? सर जॉर्ज बुश और बारबरा की जो तस्वीर बनाई थी, उन्होंने बोला बुश और उनकी वाइफ बारबरा, जी जी, उनकी तरफ से लेटर आया था कि वाइट हाउस में आपकी तस्वीर लगा दी गई है। तो वो जैसे ही उसकी कुछ सिलसिला बनता है, उसको सेल करने लगे हैं, तो आपसे हम रब्ता करेंगे। तो सर उसके बाद मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं उन लोगों से रब्ता कर सकूं। मुझे तो अपनी खाने पीने की फ़िक्र पड़ी रहती है, किराया कहाँ से पूरा करना है और बिजली का बिल जो है वो कहाँ से देना है। 5-5, 7-7 हज़ार बिजली का बिल आने लग गया है। मैं कल दफ्तर गया था तो उन्होंने बोला भाई ये आपको अब देना ही पड़ेगा। उनको तो नहीं पता कि ये इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट है। तो मैं इस चक्कर से ही नहीं निकल पा रहा सर, बीमारी की वजह से। यानी आपके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है जिससे आप अपनी वीडियोस बना के इंटरनेट पे डाल सकें ताकि लोगों की आप तक एक्सेस हो सके? जनाब हमारी ये कोशिश होती है कि वक्तन फवक्तन ऐसे हीरे मोती जो कि हमारी जरखेज मट्टी उगलती रहती है, उनको उन नगीनों को तलाश करके अपने शो के अंदर बिठाएं और लोगों को दिखाएं कि कितना टैलेंट है जो कि हमारे फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद है। खलीफा मोहम्मद इकबाल की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, ये किसी भी शख्स की कोई भी फनपारा जो है उसे लकड़ी पे नक्श नगारी के साथ तैयार कर सकते हैं। इस वक्त गरीब ये बहुत हैं, अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन इस गुजर बसर की पीछे जो है ये कहानी ये है कि गुर्बत आड़े आई, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां भी इनके आड़े आ गई। और इनका कहना है कि किराए के मकान, एक मरले का मकान है और उसका भी किराया जब देना पड़ता है और बिजली का बिल देना पड़ता है तो इतने पैसे नहीं बचते कि उससे अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सकें। पता नहीं किस तरह से बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। हमारे हाँ गुर्बत की लकीर से बहुत सारे लोग तो नीचे हैं, लेकिन इससे नीचे भी कोई लकीर होती तो उससे भी बहुत सारे लोग नीचे होते। यकीन जानिए वजीर आजम इमरान खान जो हैं, मैं क्योंकि शोबिस की बीट करता हूँ, एक रिपोर्टर भी हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि जब इलेक्शंस थे तो इलेक्शंस में ये देखने को मिला कि जितने भी फनकार हैं, जितने भी शोबिस से रिलेटेड लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी शायर हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो इमरान खान के हक में थे। उनका ये सोचना था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जैसे ही इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर आएंगे तो आते ही एक चेंज आएगा। जो तब्दीली का वो नाम लेते थे वो तब्दीली अपने लिए तसव्वुर कर रहे थे, ना कि इस चीज़ की तब्दीली तसव्वुर कर रहे थे कि पहली गवर्नमेंट जाएगी और ये वाली आएगी। जस्ट ये तब्दील हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं, तनज़ली की तरफ तब्दील हुए। उसकी वजह से अब जितने भी आर्टिस्ट हैं वो परेशान नजर आते हैं, जितने भी फनकार हैं, स्टेज ड्रामे जब लगते हैं, यकीन जानिए वहां पे जो जुगतें लगाई जाती हैं ना, पहले तनकीद का निशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बनाया जाता था, लेकिन अब इमरान खान को बनाया जाता है और बरमला इजहार करते हैं आर्टिस्ट भी स्टेज के ऊपर कि हमसे गलती होगी कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। और ये तनकीद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट का ध्यान इन आर्टिस्टों की तरफ नहीं जाता जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई उनकी आर्ट होती है, उनकी फनकारी होती है। अगर उस फनकारी को ही इग्नोर कर दिया जाएगा, वो आर्टिस्ट अगर 2 वक्त की रोटी खाने से ही जो है वो परेशान होगा तो उसकी फनकारी कहां जाए? कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये हुनर होगा और इन फ्यूचर वो इस हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपने पेशे की तरफ आएंगे? कभी भी नहीं। वो शख्स जितना मर्जी हुनरमंद हो, वो सिर्फ और सिर्फ ढूंढेगा तो वो नौकरी ढूंढेगा जिससे 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके। और ये जीती जाती मिसाल है आपके सामने कि बीमारियों से इस वक्त जूझ रहे हैं और इनकी आर्ट जो है वो किसी काम इनके नहीं आ रही। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश भी करूंगा कि इनका नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर
जो है वो दिखाया जाए ताकि लोग इनसे राब्ता करें, क्योंकि मैं जाती तौर पे बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो कि आर्ट से मोहब्बत रखते हैं, फन से मोहब्बत रखते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो कि लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करके अपना आप इनका खास तौर पे नंबर भी अब स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करवा के अपनी तस्वीर बनवाना चाहता है या अपने घर की तस्वीर बनाना चाहता है, कोई सीनरी तैयार करवाना चाहता है, या इनके किए गए कामों में से कोई तस्वीर इनको पसंद है तो उसको वो खरीद सकता है और बहुत कम दामों में। यकीन जानिए, फॉरेन टूर अगर कोई शख्स करे तो उसे मालूम हो कि वहां पे जो आर्ट एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं उनके अंदर इस तरह के पारों की जो कीमत होती है वो हजारों डॉलर्स में होती है और लोग उनको परचेज भी करते हैं, सराहते भी हैं आर्टिस्ट को। और वहां के आर्टिस्ट इस कदर रिच होते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ जाने की या किसी तरफ जाने की। लोग वहां पे आर्टिस्ट के पीछे होते हैं और यहां पे आर्टिस्ट लोगों के पीछे होते हैं कि कुछ इमदाद कर दी जाए जिससे वो अपना सर्कल चला सकें। तो इकबाल साहब का नंबर भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम गुजारिश यही करेंगे कि अगर कोई किसी किस्म की हेल्प इनकी करना चाहता है या इनका कहना है कि हेल्प ना करें, मेरी जो आर्ट है इसको खरीदें। मतलब अगर कोई शख्स है जो कि अपनी तस्वीर बनाना चाहता है लकड़ी के ऊपर तो इनसे राब्ता करके बनवा सकता है और उसके इवज जो मुनासिब और जायज पैसे होंगे वो इनको दें ताकि ये अपना सर्कल जो है वो चला सकें। ऐसे आर्टिस्ट फैसलाबाद शहर के अंदर बड़े पड़े हैं, राइटर बड़े पड़े हैं, डायरेक्टर बड़े पड़े हैं, प्रोड्यूसर बड़े पड़े हैं और फनकार इतने हैं फैसलाबाद शहर के अंदर जो कि बीमारियों की वजह से अब स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनका आर्ट काउंसिल की तरफ से आर्टिस्ट सपोर्ट फंड दिया जाता है और ये इस मत में दिया जाता है कि ये 50 साल से ऊपर होंगे तो देंगे। अरे जनाब, अगर उससे नीचे की उम्र का कोई शख्स बीमार है और अपनी बीमारी की वजह से घर में बैठा है, बाहर आने से कासिर है, तो उसका इसमें क्या कसूर? तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो पुकार पुकार के थक जाते हैं, हम टीवी पे दिखा दिखा के थक जाते हैं, लेकिन इनको होश नहीं आता। इतने पैसे जो कि इवेंट्स करवा के इकट्ठे किए जाते हैं। आर्ट्स काउंसिल को मैं अकेले ब्लेम नहीं करूंगा, गवर्नमेंट यहां पे कसूरवार है। उनको लिस्टें तैयार करनी चाहिए, लिस्टें मांगनी चाहिए उनसे और अपना ये कहते हैं ना कि विरसा एक शहर का होता है, एक मुल्क का होता है, ये विरसा है हमारा, हमें इसे महफूज करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बचा के रखने की बजाय गवर्नमेंट ने उड़ा के रखने की स्ट्रेटेजी जो है वो अपना रखी है। मैं यकीन जानिए इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनको देख के एग्रेसिव हो जाता हूं और यूं महसूस होता है जैसे इनका कोई वाली वारिस ही नहीं। ये जो बिल देते हैं उसमें से भी टैक्स करता है, ये जो जिस प्रॉपर्टी में रेंट दे रहे हैं उसमें से भी टैक्स करता है, इन्होंने जो कपड़े पहने उसमें से भी टैक्स करता है और खाने की चीजें जो बाजार से खरीद के लाते हैं उसमें से भी टैक्स करता है। लेकिन इनका टैक्स कहां जाता है, कहां पे लग रहा है इनका टैक्स? कहां जाएं ये लोग? 2 वक्त की रोटी कहां से लेके आए? चौकों चौराहों पे जो लोग मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं उनका हक भी नहीं होता, उनको मिल जाता है। और ऐसे सफेदपोश लोग जो कि घरों में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, मुंतजिर होते हैं किसी ना किसी फरिश्ते के जो कि आके इनकी कोई ना कोई मदद करे, उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसी मौजू पे, इसी चीज पे गुफ्तगू मजीद करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ खलीफा इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। खलीफा साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई फनपारों की पिक्चर्स जो हैं वो हमें दिखाएं और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको फोकस करें और फोकस करके इनका जो काम है वो दिखाएं। और इस काम के हवाले से बताता चलूं कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो फॉरनर्स हैं जिनको ये तस्वीरें भेजी जाती थी इनकी तरफ से बना के, उनकी तरफ से एप्रिसिएशन तो मिल जाती थी लेकिन किसी किस्म की इमदाद उनकी तरफ से भी नहीं की जाती थी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है, माना है कि इनका काम बहुत जबरदस्त है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन इसके बावजूद हेल्प जो है इनकी नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर है और इस तस्वीर को एक लकड़ी का बहुत जबरदस्त टुकड़ा लिया जाता है और हाथ के साथ उस टुकड़े को तराश के ये तस्वीर जो है वो तैयार की जाती है। काफी मेहनत तलब और वक्त दरकार होना चाहिए इस काम के लिए, तभी यह जो है वो काम पूरा कर पाते हैं। मैं चाहता हूं वो किसी फॉरनर फौजी की भी आपने तस्वीर तैयार की थी या जॉर्ज बुश की भी तस्वीर आपके पास मौजूद है, वो भी दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने किस कदर जबरदस्त काम जो है वो किया है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे फनपारे कल्चर को लेके, पंजाबी कल्चर को लेके, सिंधी कल्चर को लेके और दीगर कल्चर को लेके जो है इन्होंने तैयार किए हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि अपने मुल्क के अंदर खूबसूरती को
अपने फन के जरिए ये दिखा सकें और इस खूबसूरती को रिकग्नाइज भी बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जाता है। और मैं चाहता हूं आप साथ साथ बताएं भी कि ये किन की तस्वीर है और जब इनको भेजा तो क्या पैगाम है। सर ये जनरल डैगलस हैं, फ्रांस के लीडर हैं, इनकी तस्वीर है। जनरल डैगलस जी, ये सर सारी लकड़ी के टुकड़ों में कन्वर्ट की गई है तस्वीर। लाइट शेड सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब लकड़ी के टुकड़े लगाए हैं। और ये कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं, कितना कितना अरसा लगा के की गई है, ये आप खुद अंदाजा कर लें कि कैसे कैसे कलर हैं। इसकी पूरी आप तफसील बताएं ना हमें, हम जानना चाहते हैं किस किस कलर की लकड़ी कहाँ कहाँ से इकट्ठी की, कितना मेहनत तलब काम था, कितनी देर लगी इसे तैयार करने के लिए। सर ये जाटरूपा, बालामासी, गुलनूर, गुलतास, अमलतास, ग्रैंडी, इस तरह की बेशुमार कलर है लकड़ियों के, बेशुमार नाम है। तो ये सब हमने पाकिस्तान से भी इकट्ठी की गई और जो बाहर से जो शिप वगैरह आते थे, शिप में जो अलमारियाँ टूट जाती थी, फर्नीचर टूट जाता था, उसमें जो लकड़ियाँ मुख्तलिफ रंगों की होती थी वो हम यानी इतना मेहनत तलब काम है ये कि पाकिस्तान से तो लकड़ियां ली ही जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे इस तरह के जो फनपारे आते थे, उनमें से आप अपनी लकड़ियां निकाल लेते थे ताकि इस पिक्चर को तैयार करें। सर एक इटली की लकड़ी है इसमें, वो उसको आप हथौड़ी मारें तो वो चिकना चूर हो जाती है और उसको इतनी बारीकी से काटना पड़ता है और जिस बारीकी से यानी उसकी नजाकत को, नाजुकी को देखते हुए आपने इसे तैयार किया। बिल्कुल कि ये लकड़ी जाया ना हो जाए और बड़े हिसाब के साथ आपने इसे तराशा। उसका कलर बिल्कुल कलेजी कलर की तरह है। फिर जो इंडिया के दौर में जो मकानात जो हैं उनमें जो लकड़ियां लगी हैं उनके भी कलर बहुत बहुत खूबसूरत कलर हैं, वो भी लकड़ियां हम लेके आए हैं। और ये सर लकड़ी जो ना, ये जिस तरह हमने लकड़ी के टुकड़े काटे ना, पहले आपके फेस की ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करके फिर एक साइड से हमने शुरू हो जाना है। उस फेस को, तस्वीर को जो है लकड़ियों के टुकड़ों के मुताबिक हमने सारी मोल्डिंग बनानी है और कौन सी लकड़ी का टुकड़ा कहाँ लगाना है जो वो भी मुंह से बोले और जो लगाएं वो भी मुंह से बोले। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेके तराशते नहीं है उसे, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को लगाया जाता है। बिल्कुल उसी से जैसे लीगो होता है ना, लीगो जो है वो लगा के किसी की शक्ल तैयार की जाती है, तो ये काम आप लकड़ी के जरिए करते हैं। बिल्कुल सर, वो सारा लाइट एंड शेड, आपके अगर होंठ है उसमें जो लाइट शेड आ रहा है वो हमने ब्रश लगा के बनाना है बारीक बारीक, वो सब हम ड्राइंग करके लाइट शेड वो पता चले होंठ का यहाँ से उभार है, यहाँ से गहराई है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से लाइट है, वो सारा लाइट शेड करके लकड़ी के टुकड़ों में उसे हमने तैयार करना है। जब पता लगे तस्वीर, जब होंठ बन जाए तो पता लगे फलाने शख्स के होंठ हैं। अच्छा, इसे पॉलिश भी करते हैं आप, उसके बाद कलर भी करते होंगे? इसके ऊपर सर पॉलिश भी जो ना वो स्पेशल करनी पड़ती है, इसकी रगड़ाई वगैरह करनी पड़ती है। रगड़ाई करके फिर इसके ऊपर सीलर डलता है, जिस तरह वो ऐसा लगता है जैसे फर्नीचर पर जैसे शीशा रखा हुआ है, वो सीलर पॉलिश इस पर होती है। वो भी अच्छा, इसको तराशते किसके साथ हैं आप? हथियार कौन कौन से? सर वो एक बारीक ब्लेड होता है जो जिससे हमारे ज़राफ काम करते हैं, सुनियारे, तो वो बिल्कुल ब्लेड होता है ऐसा, उसके जो ना दंदे आपको ऐसे नज़र नहीं आते। वो जब ब्लेड आरी में कस लेते हैं तो जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो फिर पता लगता है ये ब्लेड इसके जो ना दंदे इसके उल्टे हैं, फिर उसको जो है वो नज़र नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, तो उसको फिर हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करके फिर जब हम उससे कटाई शुरू करते हैं, पहले तो ड्राइंग मेन मसला है, ड्राइंग के बाद 6-7 हुनर है सर इसमें, एक हुनर तो नहीं है। एक हुनर नहीं है, पेंटिंग करना इसमें हुनर है, लकड़ी को तराशना हुनर है, तराशना हुनर है। और पहले तो आप मुसव्विर सीख के आए, मुसव्वरी, बेशक, फिर उसके बाद आप कारपेंटर सीख के आए। अगर कारपेंटर को आप बोल देंगे ये तस्वीर बनाओ, वो बोलेगा यार किस मुसीबत में डाल दिया, उठा के फेंको इसको। मुसव्विरी सीखनी है, फिर आपने कारपेंटरी सीखनी है, फिर आपने इनले का काम सीखना है कि लकड़ी को किस तरह बीच में से उसका घर बनाना है तस्वीर का और उसके अंदर उसको फिक्स करना है। फिर लकड़ी, ये सर बड़ा टाइम लगता है इस काम में। हम तो चूँकि वालिद साहब के थ्रू, वालिद साहब मेरे ख़ानदानी काम करने वाले थे, बहुत एंटीक काम करते थे, जो चीज़ कहीं नहीं बनती थी वो कहते थे खलीफा इरशाद बेग के पास ले जाओ। तो ये सिलसिला वहाँ से चलता चला आ रहा है। हमें
और मेरा ख्याल है इससे पहले उनके वालिद भी जो है लकड़ी का काम करते थे और उनके वालिद भी जी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। आपके वालिद साहब से हटके दादा पर दादा की अगर बात की जाए, वो भी मेरा ख्याल इसी काम से वाबस्ता थे, उनके वाले से भी बताइए। वो बड़े अमृतसर में बड़े मशहूर थे, वो लकड़ी के बंदूकों के बट बनाते थे। बंदूकों के बट जो लकड़ी के लगे होते हैं? हाँ जी, वो बनाते थे, तो बहुत मशहूर थे जी वो अमृतसर में जी। वो वहाँ पर आप ले जाएं, फलाने गांव में वो बैठे हैं, वहाँ पर आपको वो बना के देंगे। तो ये हमारे बाप दादाओं से ये नस्ल दर नस्ल काम चलता चला आ रहा है। मेरे वालिद ने ये सोचा यार लोग मुसव्वरी तो बहुत करते हैं, लेकिन इसको क्यों ना लकड़ी के टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट किया जाए, पहले नया रंग दिया जाए। जी, पहले हम हाथी दांत में बनाते थे, वो भी निकल जाता था। फिर उसको प्लास्टिक में बनाते थे, प्लास्टिक भी निकल जाता था। ब्रास में, कॉपर में काम किया, वो ईरान इराक माल जाया करता था। यानी प्रैक्टिस आपने सब पे की हुई है? जी, वो भी निकल जाता था। फिर ये जो एज इट इज काम है, ये आपके 500 साल जो है आपकी नस्लें इस्तेमाल करेंगी, लकड़ी एज इट इज रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, यानी ना तो इसका रंग फीका पड़ेगा, ना ही लकड़ी को कोई नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, ये एज इट इज रहेगा जैसे है। लकड़ी है, इसको आप रंधा लगाएंगे, नीचे से यही निकलती चली जाएगी। तकरीबन आधा इंच मोटी लकड़ी लगाई है इसमें, तो नीचे से यही निकलती चली जाएगी। तो ये सर, ये लाहौर का भाटी गेट बनाया है स्टिल लाइफ में, 3 ग्राउंडे लगा के बनाया गया है। पहले जैसे स्टिल लाइफ होती है, पहले तो जमीन आ गई, जमीन के बाद फिर जो हट्स वगैरह हैं, यानी एक किस्म का 3D स्ट्रक्चर आपकी तरफ से तैयार किया गया। बिल्कुल, ये जो ना 3D में तैयार की गई, तकरीबन साल का अरसा लगा है। इसमें भी जनरल ये डगलस है फ्रांस, इसमें भी तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का अरसा लगा है। फिर ये तस्वीरें सर इसके साथ की जो बनाई हैं कल्चरल टाइप, तो इसमें भी कोई 5 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरह लगे। सर ये तस्वीर आपने तैयार की, ये कभी एग्जीबिशंस में बिकना शुरू नहीं हुई? कभी किसी ने इसका रेट नहीं लगाया आपको? सर एग्जीबिशंस जो हैं वो इस्लामाबाद में लगती रही, जमाल शाह की गैलरी में लगी, वहाँ से फॉरेनर लेकर गए, तो ज़्यादातर फॉरेनर ही नई तस्वीरें पिक की हैं। तो जो पाकिस्तानी लेवल के जो लोग इंटरनेशनल लेवल के आने जाने वाले हैं, उन लोगों ने माल पिक किया है। जो शौकीन लोग हैं उन्होंने पिक किया है। सर अब तो मैं बीमारी की वजह से इस तरह। अब तक कितने फन पारे आप तैयार कर चुके हैं? सर ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। सैकड़ों में तैयार किए हैं या हजारों में? सर अमेरिका से जो बाई शिप नेवी आती है वो यहाँ भी आती है इस्लामाबाद में, तो वो फिर वहाँ आर्टलैंड फर्नीचर वाले हैं, वो फिर जो कैप्टन वगैरह आते थे उन्होंने टेबल लेनी होती थी, अपनी ऑफिस टेबलें, उन पर बहुत बारीक बारीक मैंने मुगल आर्ट के काफिले बनाए। अकबर बादशाह हॉर्स पर बैठा हुआ है, वो बड़ी बारीकी में हिफाजत के साथ हमने वो काम किया है। तो वो उनके जरिए जो है काफ़ी काम जो है ना वो हमसे कराते हम इस चीज़ में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपने जितने भी फन पारे तैयार किए हैं, इनकी एग्जीबिशन किसी जगह पे ऑर्गेनाइज करवाई जाए। आप वहाँ पे उन चीज़ों को लगाएंगे, लोग आपकी आर्ट को देखेंगे, तभी पहचानेंगे कि किस कदर अनमोल रतन है जो कि हमारे शहर के अंदर बिल्कुल सर, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। वसाइल आपके पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आर्ट्स काउंसिल को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्व करने के बाद आपकी एग्जीबिशन जो है वो वहाँ पे लगाई जाए और उसकी एक डेट मुख्तस कर दी जाए। सर ये लोग नहीं टलते हैं, ये लोग, इन लोगों ने अपने सिफरे लगाने होते हैं, 0-0 लगा के अपनी जेबें भरनी होती है। ये तो कब से हम लोग पीट रहे हैं इस चीज़ को, ये लोग नहीं टलते। ये लेकिन तो आपकी तरफ से एक मैं ये कहूँगा थोड़ा सा काम इस चीज़ के ऊपर कर लिया जाए कि हर जो तस्वीर जो आपने बनाई है, जितनी उसके ऊपर मेहनत की है, उसकी मेहनत के हिसाब से कीमत लिख दी जाए और वो एग्जीबिशन में लगाई जाए। आप अपना, आप खुद भी वहाँ पे मौजूद हो, अपना नंबर भी लिखें, ताकि अगर कोई अपनी ख़ास तौर पे कोई फरमाइश पे तस्वीर आपसे तैयार करवाना चाहता है, आप चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन वो काम आपसे जो है बिल्कुल ये मैं कर सकता हूँ। मैंने और भी काम किए हैं काफ़ी, मैं उसमें अनफिट होता हूँ। चाय का काम मैंने किया, साइकिल पर मैंने फ्रूट वो बेचा। मैं सिंसियर आदमी हूँ, मैं कहता हूँ बाजी जो अच्छा है ना वो आप चुग लो। वो अच्छा उन्होंने चुग लिया, जो बेकार रह गया वो मैंने बोला अब मैं इसका क्या करूं। मेरे में बेईमानी नहीं है, मैं चाहता हूँ सिंसियर तरीके से काम किया जाए। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी मैंने भाग दौड़ की, मैं करता रहा काम, लेकिन अब मैं टांगों से रह गया हूँ।
मुझसे अब चला नहीं जाता, टांगे मेरी कांपती हैं। फिर सांस का ऐसा मसला, सांस की नालियों में इन्फेक्शन है मेरी, उसकी वजह से भी ना मैं कोई वजनी काम नहीं कर सकता। हमारी तो यही कोशिश होती है जनाब, इस तरह के चेहरे, इस तरह के लोग आपके सामने लाते रहें और आपको दिखाते रहें कि किस कदर टैलेंट हमारे शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन दुख तब पहुंचता है जब इस तरह के टैलेंट को इग्नोर किया जाता है, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से। और फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड जो है वो रिलीज करने के लिए जिन फनकारों को फॉर्म्स जो है इन्होंने फराहम किए हैं, अब उनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे ऐसे हैं जो कि चल के वहां पे जा भी नहीं सकते, अपने फॉर्म नहीं हासिल कर सकते। कोई इस तरह का तरीका मुतारफ करवाना चाहिए, कोई इस तरह की लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि आर्ट्स काउंसिल के नुमाइंदे काम की वजह से जो पहचाने जाते हैं आर्टिस्ट, उनके घरों तक खुद पहुंचे और अगर वो वहां पे नहीं आ रहे तो वजह पूछी जाए। तमाम तर आर्टिस्टों के हालात इनको पता है। आर्टिस्ट जो है वो कभी भी यहाँ पे अमीर नहीं होता। चंद एक हैं जो कि सुपरस्टार्स बन चुके हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 100 में से 5% अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 95% जो है वो इसी तरह नीचे अपना खर्चा जो है वो पूरा करने की, 2 वक्त की रोटी पूरा करने की कोशिश में रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका शो में आने के लिए। बहुत हम कोशिश करेंगे, पूरी अपनी एफर्ट्स करेंगे ताकि आपको आपकी फनकारी जो है उस हिसाब से अर्निंग हो सके और आप अपना घर जो है वो चला सके। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन हमारे शो के अंदर वक्तन फवक्तन जो टैलेंटेड लोग हैं उनको दिखाते रहते हैं। तो आज हम आपको जिसके साथ मिलवाने जा रहे हैं वो एक इंस्पिरेशन है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए जो कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ें और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से मुमकिन नहीं है कि आपका बच्चा प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ेगा तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, वहां पे तालीम बेहतर मिलेगी, बल्कि आपके अपने बच्चे की जहानत और उसकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, वो कितना इल्म को अब्जॉर्ब करता है। वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी होता हुआ मार्क्स जो है वो अच्छे ले सकता है। और इसी तरह की आज एक इंस्पिरेशन हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ किंजा फातिमा मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहानात में 1000 जो 79 नंबर हैं वो लिए हैं, 1079 मार्क्स उन्होंने लिए हैं। और हैरानगी की बात यह है मेरे लिए कि ये किंजा फातिमा जो हैं वो एमसी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी हैं और किसी गवर्नमेंट सेक्टर से होते हुए खास तौर पे इतने मार्क्स लेना बड़ी प्राउड की बात है। और इससे भी बड़ी बात जो मुझे जिसने परेशान किया वो ये कि ये डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब की बेटी हैं जो कि डिप्टी चीफ हैं, मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। हमारे साथ मोहम्मद अकबर साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। यहाँ पे ये बताने का मकसद ये था कि मोहम्मद अकबर साहब माशाल्लाह एक अच्छी जॉब पे, अच्छे स्टेटस पे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में अगर तालीम दिलवाना चाहें तो ये इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, इन्होंने अपने बेटी को प्राइवेट सेक्टर की बजाय एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया और ये बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए भी बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, वहां पे भी मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब किस तरह से, कितनी मेहनत की, किस तरह से इतने मार्क्स हासिल किए, हमारे साथ किंजा मौजूद है। पहले तो मैं किंजा की तरफ जाना चाहूंगा। बेटा क्या कहेंगे आप, कितनी देर पढ़ाई करती थी रोजाना की बुनियाद पे और क्या स्ट्रेटजी होती थी आपकी, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ती थी, किसको टाइम कम देती थी? एक इंटेलिजेंस भी होती है ना बंदे के अंदर, एक सब बच्चा 1 घंटे में याद कर लेता है और वही दूसरा बच्चा जो है वो 10 घंटों में याद करता है। तो आप इस हवाले से बताइएगा रोजाना की रूटीन आपकी क्या होती थी? मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, उसके लिहाज से मैंने टाइम टेबल सेट किया हुआ था, टाइम मैनेजमेंट की हुई थी, हर सब्जेक्ट को टाइम देती थी। जो मेरा वीक सब्जेक्ट था मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी, उस पर ज़्यादा फोकस करती थी और अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था, एक एम था जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अच्छा, एम कंप्लीट किया लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रहते हुए। बेटा ये बताइएगा कि वहां पे उस्ताजा की तरफ से आपको, जब उस्ताजा की तरफ से पढ़ाया जाता था तो बहुत सारे बच्चों की कोशिश होती है कि उसके बाद जाके ट्यूशन भी जाएं, ये भी करें वो भी करें, इसके बावजूद भी नंबर नहीं इतने आ पाते। तो आपने एम जो सेट किया था अपना, उसको किस तरह से पूरा किया? टाइम तो हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा रोजाना की बुनियाद पे देते होंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल में ये जो कहा जाता है कि बच्चों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ाते उस्तादा, तो उस हवाले से बताइएगा। टीचर्स की तरफ से आपको इल्म, लेक्चर
ये सब कुछ ठीक दिया जाता था? जी बिल्कुल, टीचर्स तो फुल हार्ड वर्क हमारे ऊपर करते हैं, हमारे ऊपर सही तरह एफर्ट करते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं ले पाते तो उनमें तो उनका है, वो हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन जिन्होंने हार्ड वर्क करनी होती है वो तो फिर सक्सेस तक जाते ही हैं। हमारे साथ जी मोहम्मद अकबर साहब भी मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर वेलकम करते हैं पहले तो आपको शो के अंदर, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि ये आपकी बेटी हैं और आपने एक एग्जाम्पल सेट की उन लोगों के लिए जो कि ये ख्याल रखते हैं कि अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ही अपने बच्चों को तालीम दिलवानी चाहिए। आप बेहतरीन स्टेटस के बावजूद भी अपने बच्चों को आप तालीम गवर्नमेंट सेक्टर से ना सिर्फ दिलवाते हैं बल्कि इसके साथ साथ पोजीशंस भी उनकी आती हैं और इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो पहले तो इस हवाले से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। सेकंड, अब कुछ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। एसएमई सेक्टर जो है ये इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है और इस कदर मुश्किलात का शिकार है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई बिजली की कीमतें हों या फिर कोरोना के बाद आफ्टर इफेक्ट्स हों, उसके हर चीज को मुतासर करने पर तुली हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरफ से कौन से ऐसे काम है जिससे इस सेक्टर को दोबारा खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इनके जो मालकान हैं उनका ये कहना है कि ऐसे शराइत पे कर्जे दिए जाएं जिससे सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जा सके, कारोबार को रनिंग में लाया जा सके। इस चीज को भी बताइएगा, लेकिन इससे पहले इसकी मैशियत के हवाले से कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बताएं। थैंक यू वेरी मच हन्नान। मैं समझता हूँ कि एसएमईज जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट इकॉनमी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट फॉरेक्स। और मैं समझता हूँ कि एसएमईज का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकॉनमी, टुवर्ड्स जीडीपी, वो रिमार्केबल है, लेकिन उस तरफ फोकस जो है उतना नहीं जा सका जितना चाहिए था। देखें, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो जीडीपी है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन जो है वो एसएमईज की वजह से है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन एसएमईज की तरफ से है। और फिर मज़े की बात यह है कि हमारे कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो हमारी जीडीपी में पार्ट प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें 90% जो है वो एसएमईज हैं। 10% जो बिग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, वो 10% है, लेकिन 90% जो है वो एसएमईज हैं। तो एक और बड़ी कोलैबोरेशन होगी, बहुत हैवी इनका नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्मॉल है। इनका प्रोडक्शन लेवल वो नहीं है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनको किस तरह की सपोर्ट हो, किस तरह की फाइनेंसिंग अवेलेबल हो। जो इनके जो मालकान हैं वो अक्सर मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं कि जी हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, आगे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इस हवाले से स्टेट बैंक ने हमेशा से एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जस्ट लाइक मसलन देखें, बीएमआर एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम है, बिजनेस मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, यानी कि बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट। ऐसी स्कीम है कि आपका जो भी यूनिट है, छोटा यूनिट है, दरमियाने लेवल का है, या उसको आप मजीद अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं, आप कुछ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, उसके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी स्टेट बैंक की एक स्कीम है बीएमआर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसएमई यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ जो बड़ी मिसकंसेप्शन है। एसएमईज के भी दो पार्ट हैं, एक है स्मॉल एंटरप्राइजेस, एक है मीडियम एंटरप्राइजेस। अब दोनों को मिला के हम एसएमईज कहते हैं। कुछ एसईज ऐसे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये स्कीम हमारे लिए नहीं है। कुछ मीडियम एंटरप्राइजेस समझते हैं कि ये स्कीम हमारे लिए नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। मिसकंसेप्शन पाया जाता है। मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ा सा उसको आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूं। बिल्कुल, आप इलैबोरेट करें ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता चल सके। क्योंकि जो एसईज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो हैं जिसमें ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें चाहे 1 एम्प्लॉय है, चाहे 2 एम्प्लॉय हैं, चाहे 3 एम्प्लॉय हैं, अप टू 50। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो, सर्विसेज दे रहे हो, कोई मेडिकल स्टोर है एक छोटा सा, तो उसमें 2 एम्प्लॉइज हैं, 2 बंदे सिर्फ काम कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो स्मॉल एंटरप्राइजेस, सर्विसेज दे रहे हैं वो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, घर में कोई स्टिचिंग यूनिट लगा हुआ है या स्टिचिंग मशीन किसने लगाई हुई है, 2 लड़के बैठ के काम कर रहे हैं, दैट इज आल्सो स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जो नंबर ऑफ 1 एम्प्लॉय से लेकर 50 तक जाते हैं, उनको हम स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं। उसके बाद आता है मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें 51 से लेकर 250 तक एम्प्लॉइज हों, उसको हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं।
तो एक तो ये कंफ्यूजन है जो कि नाज़रीन शायद समझते हैं कि उनको इसमें थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं। एक तो ये पॉइंट है कि स्मॉल एंटरप्राइजेज अलहदा है, मीडियम एंटरप्राइजेज अलहदा है, दोनों को मिला के एसएमईज है। और एसएमईज के लिए हमारी स्कीम, जिस तरह मैंने अभी स्कीम का शेयर किया आपसे, कि बीएमआर, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, इससे हेल्प आउट किस तरह से होगी? देखिए, आपका कोई ऐसा यूनिट जो बहुत सालों से है और आप नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्ट, उसकी जो डिलीवरी है या उसकी जो ग्रोथ है, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, आपके पास बायर भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपसे वो क्वालिटी वैल्यू एडेड जो है प्रोडक्ट्स नहीं तैयार हो पा रही ड्यू टू लैक ऑफ मशीनरी, ड्यू टू अपडेटेड लैक ऑफ मशीनरी। तो उस मशीनरी को लाने के लिए स्टेट बैंक की ये स्कीम अवेलेबल है और बहुत लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखें, आजकल नॉर्मल जो कमर्शियल फाइनेंस है, इसमें सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी शामिल वो भी शामिल है। एग्रीकल्चर के लिए हमारी अलहदा स्कीम है, वो अलहदा स्कीम है। ये वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं स्मॉल, जहां पे आप प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट आपका है, इसमें कोई कैटेगरी का ऐसा इशू नहीं है। बहुत सारी इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल जो है वो सेक्टर्स हैं, वो हमारी स्कीम अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। आप एग्जिस्टिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हो या नया यूनिट लगाना चाहते हो, बिल्कुल दोनों के लिए हमारी ये स्कीम अवेलेबल है फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स के लिए। सपोज एक पर्सन है, उसका जैसे आप कह रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं भी है लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, वो न्यू यूनिट लगाना चाह रहा है तो जाहिर है उसके पास से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ उसकी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करे। देखिए, जितने भी फाइनेंसेस हैं वो हम बैंक्स के थ्रू देते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को ये फैसिलिटेट नहीं करते, हम बैंक्स का चैनल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बैंक के चैनल से आप आएंगे। एसएमईज के हवाले से बड़ा जबरदस्त सेगमेंट आज का रहेगा और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो कि आप बता रहे हैं। मजीद सवालात आपसे करूंगा, उनके जवाबात भी आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। एसएमई सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन साथ साथ कनीज फातिमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बेटा बताइएगा, इंस्पिरेशन कौन थी आपकी? क्योंकि कोई भी गोल अचीव करना हो उसके लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होना लाजमी होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन? जी, मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो मेरी बहन, बड़ी बहन नूर फातिमा, जो अब MBBS कर रही है। उसने मैट्रिक में 1062 मार्क्स लिए, तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी हार्ड वर्क करूं और इससे ज़्यादा मार्क्स लूं। तो उसने मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। सबसे पहले उसने मुझे गाइड किया कि किस तरह किसको कैसे करना है। उसने मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, कैसे किसी लेसन को लर्न करना है, कैसे पढ़ना है। वही सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन। और ये बताइएगा कि आपके लाइफ एम्स क्या हैं? क्या गोल है जिसे अचीव करना चाहते हैं? मेरे लाइफ एम्स हैं कि जैसे कि मेरी बड़ी बहन, वो भी MBBS कर रही है। उसने मुझे जैसे पहले इंस्पायर किया, अब भी उसने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहूँ। मैं भी उसकी तरह एक अच्छी प्रोफेशन में जाके डॉक्टर बनना चाहूँगी और ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहूँगी। बिल्कुल जी, और ये बहुत अच्छी बात है और इसी जज्बे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन जानिए एक दिन आपका भी बड़ा नाम होगा। क्रेडिट किसे देना चाहेंगी अपनी जीत का? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने नंबर लेने की हिम्मत दी। उसके बाद ये सब जो है वो मेरे मामा पापा की दुआओं का सिला है और मेरी टीचर्स की एफर्ट्स, उनका सिला है, उनका समर है। उन्होंने हम पे एफर्ट्स की तो हमारे इतने मार्क्स आए हैं और उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, मार्क्स आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसे बहुत बंदा लाइक करता है? जैसे मैं बायो को बहुत लाइक करता हूँ, तो हर शख्स कोई ना कोई अपनी सोच के मुताबिक जो उसे अच्छा लगता है उसमें ज्यादा मार्क्स भी लेता है, ज्यादा पढ़ता भी वो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने डॉक्टर बनना है, तो इसलिए मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं बायो में पहले भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मार्क्स अच्छे ऑब्टेन किए, तो मैं चाहती हूँ मैं इसे ही आगे लेकर चलूँ। इसका मतलब आप आगे एडमिशन भी FSC प्री मेडिकल में लेंगे? जी। चले जी, हम ख्वाहिश करते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मोहम्मद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं।
एसएमई के हवाले से गुफ्तगू ब्रेक से पहले जा रही थी, मैं चाहता हूं आप उस गुफ्तगू को कंटिन्यू करें और ख़ास तौर पे जो मसाइल से आप आगाह कर रहे थे उन मसाइल को हल करने के लिए स्ट्रेटजी जो बनाई गई है स्टेट बैंक की तरफ से, उन स्ट्रेटजीज के हवाले से भी आगाह कीजिए। पहले भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अगर किसी नया यूनिट लगाना हो या नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, तो उसको किस तरह वो इसको लेके चल सकता है, किस तरह फाइनेंस अवेल कर सकता है। तो मैंने उसको जिस तरह आपको रिस्पॉन्ड किया कि बैंकों के थ्रू ज़ाहिर है हम ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक्स की ज़ाहिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर उनके पास कोई क्लाइंट जाता है, कस्टमर जाता है कि जी ये मैंने यूनिट लगाना है या इसको मैंने अपग्रेड करना है, स्मॉल एंटरप्राइजेज में फॉल करता है या मीडियम एंटरप्राइजेज में फॉल करता है, तो ज़ाहिर उसकी फिजिबिलिटी होगी, उसका एक्सपीरियंस प्रीवियस, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमने बैंक्स को दी है कि बैंक्स उसको फिजिबिलिटी को देखे। लेकिन अकबर साहब यहाँ पे मैं आपके गोशगुजार एक चीज करता चलूं कि बैंक्स के थ्रू जब कोई शख्स जाता है, एक तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसके हाथ में थमा दी जाती है और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते करते उसका कहना है कि वो बूढ़ा हो जाता है, और यहाँ तो चक्कर इतने लगवाए जाते हैं कि उस चक्करों के बाद उसे खुद चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो इस चीज से पीछे हट जाता है। आपने बहुत अच्छा और एक चीज और, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पे काफी फर्क नजर आता है जो आप बताते हैं और जब प्राइवेट बैंक के थ्रू लेना होता है उसमें। अब इस हवाले से भी आगाह करें क्योंकि आपसे बात सुन के टीवी पे बहुत सारे लोग अपने बैंक के पास चले जाएंगे लेकिन वहां से जो असलियत सामने आएगी वो कुछ और होती है। इस हवाले दो तीन चीजें आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की। एक तो उसमें आपने ये बताया कि वो इतने चक्कर लगवाते हैं कि वो बंदा जो है ना बिल्कुल बेजार हो जाता है कि यार मैं लोन ना ही लेने जाता। एक बात बड़ी अच्छी आपने की, उस हवाले से मैं यहीं पे इसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि स्टेट बैंक ने जितनी भी ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसमें जो स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर लोन लेने के लिए आते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो 15 डेज है। 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बैंक उसको रिस्पॉन्ड करेगा, या रिजेक्ट कर देगा या अप्रूव कर देगा, यानी उसका फेट बताएगा। अगर डिक्लाइन करेगा या रिजेक्ट करेगा तो साथ रीजन बताएगा कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आपका लोन डिक्लाइन कर रहे हैं। आप बहुत सारी रीजंस को देखते भी होंगे, सबसे ज्यादा रीजन आपको क्या नजर आती है? देखिए उसमें पोटेंशियल नहीं होता, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज होते हैं क्योंकि ज़ाहिर जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइनेंशियल्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किए होते हैं। उनके पास एचआर की कमी भी है, स्किल की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है। सर आप एक्सपर्ट हैं, जो लोग टीवी पे बैठे हैं इस वक्त देख रहे हैं और स्मॉल एंटरप्राइजेस से किसी ना किसी तरह रिलेट कर रहे हैं, वो बिजनेस को इन्हांस करना चाह रहे हैं, वैल्यू एडिशन अपने प्रोडक्ट के अंदर करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको कर्जे चाहिए होंगे। तो आप बताएं, आप बतौर एक्सपर्ट बताएं कौन कौन से फ्लॉज हैं जो कि लोगों के अंदर देखने को, फाइल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? एक प्रोफेशनल तरीका क्या है फाइल को जनरेट करने का ताकि बैंक फाइल को पढ़ते ही कि आपका लोन अप्रूव है? बड़ी अच्छी बात की आपने। उसमें बड़ा सिंपल सा है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंसर्न को, बिजनेस कंसर्न को जब वो बैंक के पास लोन लेने के लिए आता है उसमें उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, बैकग्राउंड है, उसकी क्रेडिबिलिटी है और जो बिजनेस वो करना चाहते हैं उसमें एक्सपर्टीज है। इसके लिए समेडा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बनाया हुआ है, समेडा बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ऑनलाइन सर्विसेज भी अप्लाई वो प्रोवाइड करते हैं। आप जस्ट उनके पोर्टल पे जाएं, हैं क्या सर? उनके पोर्टल पे जाएं, उन्हें कहिए जी आई एम दिस पर्सन, मेरा ये बैकग्राउंड है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो आपको सारा वो फीडबैक देते हैं कि जी आप ये बिजनेस कर लें, ये इसकी फिजिबिलिटी बनेगी, इस तरह इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके आप फाइनेंशियल बनाएंगे, वो सारा गाइड करते हैं। उनके हेल्प डेस्क भी हैं और उनके ऑनलाइन पोर्टल पे आप उनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत हेल्पफुल है। और अब तो एक और चीज है, बैंक सब बैंक्स को हमने एडवाइस कर दिया है कि वो नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दे। नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें यही चीजें हैं नॉन फाइनेंशियल, कि आपने डॉक्यूमेंट किस तरह तैयार करने हैं, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, वो अब बैंक वो भी गाइड करना शुरू कर दिए हैं। कुछ बैंक ने अपने पोर्टल एप्स बना दिए हैं। आप मोबाइल पे जाएं, उनका एप्स खोलें और वहां जाके आप सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। एक ये भी डायमेंशन है। दूसरी, बैंक्स को हमने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है, बैंक्स को हमने ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर दिए हैं कि बैंक्स खुद भी, उनके फ्रंट डेस्क हैं, वो भी गाइड करते हैं कस्टमर को कि जी आप ये जो चीजें हैं ना वो तैयार करके लाएं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाएं, हम आपके केस को प्रोसेस करेंगे। आपने एक बात की इंटरेस्ट रेट की, स्टेट बैंक की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें मैक्सिमम मार्कअप रेट जो है वो 6% है। कोई भी स्कीम उठा के देख लें आप, क्या बैंक उसमें ऐड नहीं करता? कोई कुछ नहीं ऐड करता। ये टोटल 6% एंड यूजर का रेट है। यानी कि उसमें ये समझ लें आप, फाइनेंस किसका है? स्टेट बैंक का। प्रोसेसिंग किसने करनी है? बैंक ने। बेनिफिट किसने लेना है? एसएमई ने।
तो टोटल 6% होगा एंड यूजर का जो एसएमई है, 2% उसमें स्टेट बैंक का है, 4% उसमें बैंक का है। स्टेट बैंक का सिर्फ 2% पोर्शन है, बाकी 4% हमने बैंक अच्छा सर, इस तरह की भी तो शिकायत आपके पास आती होंगी जिसमें इंटरेस्ट रेट बैंक का कम हो, वो लोन मिलने में बहुत मुश्किल होती है यूजर। देखिए आप, ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं कि बैंक प्रेफरेबली देखते हैं, ज़ाहिर है उनको डॉक्यूमेंटेशन से कंसर्न होता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हों, उनको मेरा ख्याल और भी बहुत सारी चीजों पे कंसर्न होता होगा, तभी जो है वो देखिए उनके अपने टारगेट्स भी होते हैं, उनके अपने प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उसके ऊपर मार्कअप रेट ज्यादा होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि प्रेफरेंस वो अपने लोन्स को दें। लेकिन स्टेट बैंक की स्कीम जब आती हैं, मैंडेटरी टारगेट्स आते हैं, या उनको हम परसुएड करते हैं कि एसएमईज को सपोर्ट करनी है हमने, और जब स्टेट बैंक के फाइनेंस अवेलेबल है तो आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन सर रिक्वायरमेंट। वैसे कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि डायरेक्ट स्टेट बैंक को ही एप्लीकेशन मौसूल हो, मुतलका बैंक का जिसका भी अकाउंट उसके पास हो, स्टेट बैंक उसे रिकग्नाइज करे, जज करे, और जज करने के बाद जब उसको लोन फ्राहम किया जाए, बैंक के थ्रू ही किया जाए उसके। लेकिन जहां पे उसका बैंक उसे एवेल्युएट करता है, उसको एवेल्युएशन जो है वो आप करें। देखिए ये फिजिबल इसलिए नहीं है कि स्टेट बैंक के पास बैंक कस्टमर के इतने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जा सकते। हम जो पूरी इंडस्ट्री है वो स्टेट बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, हमारा ये मैंडेट भी नहीं है कि हम कमर्शियल फाइनेंसिंग में या कस्टमर के साथ, बोरोर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। ये स्टेट बैंक का मैंडेट नहीं है, इसलिए हम बैंकों के चैनल से आते हैं। उसके बड़े फायदे हैं, बैंक्स के पास कस्टमर का अकाउंट है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी हिस्ट्री है, कुछ उसने कंज्यूमर फाइनेंसिंग अवेल की होती है, कैश फाइनेंस लिया होता है, गाड़ी का फाइनेंस लिया होता है, हाउस फाइनेंस लिया होता है, उसके पूरे उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके लिए एवेल्यूएट करना आसान है। उनके पास एवेल्यूएटर्स होते हैं, लीगल एक हिस्ट्री उसकी मुकम्मल मौजूद होती है बैंक अकाउंट की, तो वो इजी होता है कस्टमर के लिए भी, बैंक के लिए भी, और स्टेट बैंक के लिए भी। और मजेदार बात यह है कि बैंक उसको पहले फाइनेंस कर देता है, बाद में हमसे रिफाइनेंस करता है। पहले बैंक जो कस्टमर को दे देता है ताकि कस्टमर जो है उसका बेनिफिट जो है वो इन टाइम ले सके। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने जैसे आपसे शेयर किया, स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 15 डेज मैक्सिमम ये टर्न अराउंड टाइम है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसके 25 डेज। और अगर इससे ज्यादा दिन लगें तो कस्टमर जो है वो डायरेक्ट हमारे कंप्लेंट जो फैसिलिटेशन डेस्क है वहां पे आए। अच्छा सर, ये सुनने को मिलता है, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है जो मैं करने जा रहा हूं? कहते हैं कि जितना बड़ा आपका अकाउंट है, जितने अच्छे रिलेशन आपके बैंक के साथ मौजूद है, उतने ही कम वक्त में आपको लोन मिलता है, और जिसके रिलेशन और अकाउंट अच्छा नहीं है उसको लोन मिलने में बहुत मुश्किलात पेश आती है, और मेरा ख्याल शायद मिलता भी नहीं है। ऐसे देखिए हो सकता है ऐसी कोई एग्जाम्पल्स हों या कंप्लेंट्स हों, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो है स्टेट बैंक की स्कीम फॉर ऑल एसएमईज अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं, इसी तरह की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, जिसको हमने फिर फॉलोअप किया, कोऑर्डिनेट किया बैंक के साथ, और उनको लोन दिलवाया हमने। ये नहीं है कि भी मुश्किल हल कैसे करवाते हैं? उसको फिर हम बैंक से कोऑर्डिनेट करते हैं कि जी आपका क्या कंसर्न है, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, या आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी फील हो रही है या कोई इश्यूज हैं तो हमें बताएं, हम कस्टमर को गाइड करते हैं या आप कस्टमर को गाइड करें, ताकि ट्रू स्पिरिट में उसे पता चले कि इशू है कहाँ। वो जो चीज़ है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, जो आपने बात की कि रिलेशन, या उसमें एक पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई बड़ा कस्टमर है या रेगुलर क्लाइंट है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास काफी देर का है, उसकी क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट वर्दी रिपोर्ट अवेलेबल है, उसे ये भी एक चीज, इस चीज का प्रूफ होता है कि ये रिटर्न करेगा, इस चीज को जो ले रहा है उसे रिटर्न भी उसी तरह से करेगा। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मोहम्मद अकबर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहेंगे जनाब कि खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो इनको एम्पावर करने के लिए कोई लोन्स की स्ट्रेटजी इनके लिए भी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन किसी से कम नहीं, और क्योंकि आज किंजा भी बैठी हैं हमारे साथ, तो इनकी बात मैं करूं तो खवातीन ने ही मैट्रिक के अंदर 3 खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने टॉप पोजीशंस हासिल की हैं, उनमें से 2 डीपीएस की हैं और 1 डीएमसी की हैं। खवातीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे माशरे का एक बड़ा पार्ट है। तो उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है कि वो अपने आप को बिल्ड किस तरह से कर सकते? देखिए, जिस तरह आपने अभी बात कर रहे थे एसएमईज के हवाले से कि मॉडर्नाइजेशन की हमारी स्कीम है, हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की स्कीम है, हमारी वर्किंग कैपिटल की स्कीम है। थोड़ा सा मैं वर्किंग कैपिटल का मैं जरूर बताना चाहूँगा। हमारी एक स्कीम है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, यानी कि आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए
मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज हो या मीडियम एंटरप्राइजेज हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए भी हम एक फाइनेंस दे रहे हैं। और कितनी अमाउंट है उसकी? 25 मिलियन स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि 2.5 करोड़ की अमाउंट जो है वो हम स्मॉल एंटरप्राइजेज को दे सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल। और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसके लिए 50 मिलियन है, 50 मिलियन, 5 करोड़ तक हम उनको मीडियम एंटरप्राइज को वर्किंग डिपेंड्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट और जो वेंडर से उनके पास माल आना है उस हवाले से। ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। अब आप बात की वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन के हवाले से, देखिए विमेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह विमेन आगे आ रही हैं, जिस तरह विमेन में एक्सपर्टीज़ है, जिस तरह वो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज गेन कर रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बहुत से, जैसा टैप्टा है, फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, विमेन यूनिवर्सिटी है। देखिए सर, ऑफिशियली अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं, बिजनेस की तरफ बहुत कम वुमेन्स आ रही हैं। हमें, अगर आप इस चीज़ पे जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं इसे बेहतर तरीके से लें, तो मेरा ख्याल है जितने मर्द हजरात कारोबार के अंदर नजर आते हैं, खवातीन भी उतने ही नजर आएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए डॉक्टर्स तो सारी डॉक्टर्स नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। अब एक रफली जो फिगर है कि बोर्ड में तकरीबन 75,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एफएससी के, जिनमें से 3400 डॉक्टर बनते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 3,500 75,000 में से डॉक्टर बन गए, जो बाकी 72,000 हैं वो क्या किधर जाएंगे? तो ज़ाहिर उनको आगे उनको सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। अच्छा सर, ये भी नहीं कह सकते कि वो टैलेंटेड नहीं है, वहां पे कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो आगे निकल गया वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो रह गया उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपीट नहीं कर पाया, तो उसमें इंटेलिजेंस फैक्टर जो है वो कम था, तो उसके इंटेलिजेंस फैक्टर जो उसके अंदर मौजूद है किसी दूसरे जरा पे हम खर्च करें, उस दूसरी जगह पे उनको लेके जाएं और उनको यूटिलाइज करने की बजाय हम उसे डम कर देते हैं। हनान, जो मेरिट में पहले 3400 आते हैं, उसके बाद डेसिमल का फर्क होता है, 4 डेसिमल का फर्क होता है। यू कांट इमेजिन कि 10,000 कैंडिडेट आगे खड़े होते हैं जो डेसिमल के फर्क से मेडिकल में डिवीजन से रह जाते हैं। 10,000 मैंने जस्ट रफ बताया आपको। अब आते हैं उन फीमेल्स की तरफ जो डॉक्टर्स नहीं बन सकी दूसरे फील्ड में, उनके पास एक्सपर्टीज है। देखिए सारी डॉक्टर्स नहीं होती, कोई आईटी एक्सपर्ट होती हैं, कोई स्टिचिंग एक्सपर्ट होती हैं, कोई डिज़ाइन एक्सपर्ट होती हैं, कोई बुटीक्स एक्सपर्ट होती हैं, सो मेनी सेगमेंट्स देयर आर। तो उसके लिए स्टेट बैंक की बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये हम फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो रीफाइनेंस भी है और क्रेडिट गारंटी भी है। इसमें 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट से मुराद ये है कि एक तो हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके लिए हम जो हमने उनको फाइनेंस दिया, हम बैंक को क्रेडिट सपोर्ट करते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर ये विमेन डिफॉल्ट कर गई तो 60% तक हम आपके साथ शेयर करेंगे, 40% आप शेयर करेंगे लॉस को। बैंक को कह रहे हैं पैसा हमारा ही है, टोटल पैसा हमारा है, लेकिन हम एक क्रेडिट गारंटी, जो क्रेडिट दिया उन्होंने, जो फाइनेंस किया, उसको गारंटी के तौर पर हम उनके साथ रिस्क शेयरिंग भी करते हैं। अब इसकी जो अमाउंट है वो 1.5 मिलियन तक इसकी अमाउंट है, 15 लाख तक। लेकिन रिसेंटली कुछ अर्सा पहले स्टेट बैंक ने इसको रिवाइज कर दिया है, अब ये लिमिट 50 लाख तक है। कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस करना चाहती हो, किसी भी सेक्टर में करना चाहती हो, न्यू करना चाहती हो या एग्जिस्टिंग को इंप्रूव करना चाहती हो, तो 50 लाख तक लोन ले सकती है। और एडेड इसका फीचर क्या है कि 5% मार्कअप, ओनली 5% मार्कअप। आपके ख्याल में इसमें स्टेट बैंक का कितना होगा? कोई शेयर स्टेट बैंक का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो प्राइवेट बैंक होगा उसका होगा। किस चीज़ का देंगे? उन्हें प्रोसेसिंग करनी है, फैसिलिटेट करना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवानी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, फिर उनसे लेना भी है, उससे लेना भी है। तो वो चैनल सारा उन सर्विसेज उन्होंने देनी है, ड्यू डिलिजेंस उन्होंने चेक करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्रेडिट करना है, वो सारा। जैसे कनीज बेटा ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, कल को डॉक्टर बनना चाहती है, जरूरी नहीं डॉक्टर बन के आपने जॉब ही करनी, आप अपना अस्पताल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई ना कोई इनकम चाहिए होगी। बिल्कुल बना सकते हैं। इनकम कहां से जनरेट करे? एक लड़की अगर किसी पुअर घराने से पढ़ के आगे आ जाती है और गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है एमबीबीएस के अंदर, और कल को वो अपना अस्पताल बनाना चाहे, ना तो उसके पास जमीन जायदाद होगी, ना ही उसके पेरेंट्स इतने मजबूत होंगे कि उसको सहारा दें, सहारा देने के बाद उसे हॉस्पिटल बनाना चाहे, वहां पे आके स्टेट का किरदार बनता है। बिल्कुल ठीक है। वहां पे स्टेट ने, गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर उनको ऐसी शराइत पे लोन देता है जिससे वो अपना ख्वाब पूरा करें, लोगों को सर्व करें और बाद में उसे रिटर्न भी करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज, नए बिजनेस जो हैं
वो शुरू किए जा सकते ऐसी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपने क्लिनिक बनाने चाहे, जिस तरह BDS हैं, डेंटल सर्जन हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, उन्होंने भी फाइनेंस अवेल हैं। और किया उनके इंस्ट्रूमेंट्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उन्होंने फाइनेंस अवेल किया है। फिर जिन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हैं उन्होंने भी अवेल किया है। अब जब 50 लाख हमने इसकी लिमिट कर दी है तो कुछ ऐसी हमें क्वेरीज आ रही हैं बैंक्स के थ्रू कि जी हम अपना कोई बड़ा मेडिकेयर बनाना चाहते हैं जिसपे हम ऑपरेशन थिएटर बनाना चाहते हैं, तो 50 लाख इज रीजनेबल अमाउंट फॉर सपोर्टिंग दैट। बिल्कुल, आप उसमें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मशीनरी आपने डालनी है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो जरूरी नहीं आप अपनी जगह परचेज करने के बाद ही वहां पे हॉस्पिटल बनाए, रेंट आउट कर सकते हैं ऐसे ही है, किसी चीज को, बिल्कुल ऐसे ही है। और रेंट पे लेके वहां पे मशीनरी डाल के अगर चल जाता है तो हैंडसम अमाउंट आप खुद भी कमा सकते हैं, वो भी उससे अर्न कर सकता है। बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर्स बन सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, ऐसी फीमेल डॉक्टर्स जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं, उनको मशीन वो चाहिए वो ले सकती हैं। बिल्कुल, और उस मशीन से लाखों रुपए की अर्निंग हो सकती है। और अच्छा, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर कोई डॉक्टर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला डॉक्टर होता है, लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूट बनता है डॉक्टर के साथ साथ और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रोजगार मिल जाता है, मुलाजमत मिलती है। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 10 मुलाजम है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर को सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे, ये जो आप लोन दे रहे हैं उससे, बल्कि इसके साथ साथ वो 10 खानदान जो उससे मुंसलिक हो चुके हैं वहां पे जॉब कर रहे हैं और अपने खानदान का पेट पाल रहे हैं। एक किस्म की आप मुलाजमत भी जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल, और लोन से किसी शख्स के कारोबार को भी संवार रहे हैं, और जो शख्स वहां से किराया हासिल कर रहा है उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक पूरा चेन सर्कल उस लोन से जनरेट होता है जो कि आप दे रहे हैं, और अगर इसी तरह मिलता रहे तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर हमारी मैशियत मजीद मजबूत हो जाए। बिल्कुल, आपने लास्ट पे ये ऐड कर दिया मैशियत। इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे भी आता है, हमारी GDP पे भी आता है। देखिए GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई ऐसी सर्विसेज या फिजिकल प्रोडक्ट्स जो ऐड होती हैं, ऐड वैल्यू करती है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज GDP। तो जिससे आपने बात की वो 10 खानदान वो भी अटैच हो गए, फिर उनको परसुएशन मिलती है कि भी हम भी ये काम करें। अब स्टिचिंग यूनिट है, एम्ब्रॉयडरी, कुछ खवातीन वो एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट होती हैं, वो स्टिचिंग में एक्सपर्ट होती हैं, तो उनको छोटी छोटी मशीनें जैसे जोकी की मशीनें हैं, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं। सर मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को जानता हूं जो कि प्रिंटिंग खुद करते हैं, लेकिन स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस दे दिए जाते हैं घरों में, और वो कपड़ा घरों के अंदर थानों के थान भेज दिए जाते हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वहां पे सिलाई मशीन जो है वो वाली बैठी होती है, और मशीनों के जरिए वो सीने के बाद उसे यूनिट पे सीने के बाद वापस भेज दिया जाता है फैक्ट्री में। ये स्मॉल एंटरप्राइजेज में ज्यादातर होता है, जहां पर शहर के अंदर जो लोकल माल बिकना होता है, घरों के अंदर 20-20 मशीनें अगर लगाई हैं, 10-10 मशीनें, तो गली मोहल्ले की औरतें ही वहां पे इकट्ठी कर ली जाती हैं। मतलब खासकर ऐसे जो जरा बैकवर्ड एरिया से होते हैं, तो कोई ना कोई रोजगार का सिस्टम अपने चलाने के लिए क्लिपिंग का वहां पे सिस्टम होता है, वहां पे सिलाई का सिस्टम होता है, वहां पे ओवरलॉक का, अब तो ओवरलॉक की मशीनें औरतों ने घरों में लगा रखी हैं। तो ये वही चीज है कि अगर हम इनको एम्पावर करने की स्ट्रेटजी एक तैयार कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे लोग मुफीद हो सकते हैं। अब मुफीद होने के लिए भी एक्सेस होना जरूरी होता है, और एक्सेस करने के लिए आपके पास इल्म होना जरूरी होता है। तो इल्म आपको मिलेगा हमारे चैनल से जो आप फराहम कर रहे हैं इस वक्त लोगों को, और आप बताएंगे उनको कि एक्सेस इस चीज के लिए किस तरह से की जा सकती है। और जब उनकी एक्सेस वहां तक हो जाएगी तो प्रोसेस का भी पता चल जाएगा, और जब प्रोसेस का पता चल जाएगा तो अल्टीमेटली वो प्रोसेस थ्रू करने के बाद लोन हासिल करेंगे, और उस लोन से बहुत सारे लोग मुस्तफीद होंगे, और एक इनकम जनरेट होगी जो कि ना सिर्फ उन खानदानों को संवारेगी बल्कि पाकिस्तान की मैशियत और GDP के अंदर भी एक अच्छा रोल जो है वो प्ले करेगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक्सेस उनकी किस तरह पॉसिबल की जा सके, उनको पता किस तरह चले। देखिए मीडिया के थ्रू भी हम, हमारी वेबसाइट के पे भी अवेलेबल है। फिर हमने इसके हवाले से अपनी वेबसाइट का नाम जरूर यहाँ पे मेंशन करें, जाके जो लोग बैठे हैं, www.sbp.org.pk, ये हमारी स्टेट बैंक की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारी इसकी डिटेल अवेलेबल है, इसके ब्रोशर भी अवेलेबल हैं। फिर बैंक्स के पास भी हमने पूरी इसकी गाइडलाइन दे दी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेट बैंक फैसलाबाद में इसका हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, हमारा फैसिलिटेशन सेंटर भी बना हुआ है, वहाँ भी वीमेन अप्रोच कर सकती हैं। फिर एक इसका हमने और काम किया, हमने इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई। हमने फैसलाबाद वुमेन चैम्बर के साथ सेशन किए, फिर हमने टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ सेशन किए, फिर हमने बैंकों के साथ सेशन किए। फिर जो फैसलाबाद डिवीजन है हमारा स्टेट बैंक फैसलाबाद का जो डोमेन है, उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सरगोदा, खुशाब, टोबा, चिन्योट, जंग एंड फैसलाबाद। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जाके अवेयरनेस सेशन किए, उनको गाइड किया। और मैं आई एम थैंकफुल टू सिटी 41 कि इस चैनल के थ्रू अब उन विमेन को जो
उस सेशन में नहीं आ सकी या जिनको वो एक्सेस नहीं मिल सकी, मैं समझता हूं कि इट वुड एड अ रीजनेबल वैल्यू टुवर्ड्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स कि उनको ये आगाही आ रही है कि ये लोन पहले 15 लाख था, अब ये 50 लाख तक है, और फिर इसका इंटरेस्ट रेट ओनली 5% मार्कअप है, जो कि बहुत लो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस शामिल नहीं है, और खवातीन भी अब एसएमईज में शामिल हो सकती हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है और इस मौके को उनको अवेल करना चाहिए। अकबर साहब बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा। कनीज बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।